कैसा लगा आपको उस वक्त पर जब आपका टिकट काट दिया गया? तो लगभग 230 सीटों पर ही चुनाव जीतेंगे जी कि जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो राम को काल्पनिक नहीं बोलेगा, वो हिंदुस्तान में राज करेगा। किसी का भला कर रहे हो और उसके लिए तुमको यदि आवाज उठानी पड़ेगी, जोर से बोलना पड़ेगा, तो बोलना चाहिए। हमको सिर्फ राष्ट्रवाद पर लेकर चलना है, तो राष्ट्रवाद पर जो चलेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत सार्थक है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। और खरी बात न्यूज के खास सेक्शन आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और इनसे हम सीधे आपको रूबरू कराएंगे। भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा के कार्य समिति के सदस्य भी हैं और मैं आपको बताऊं प्रवक्ता हैं काफी समय से। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। जी नमस्कार। जी, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी, आपकी जो छवि है वो एक जुझारू नेता की रही है। मैं काफी लोगों से ये बात भी सुनी हूँ कि लगातार जो है आपने संघर्ष किया है, इतने समय जो है आपका संघर्ष के बारे में सब रूबरू हुए हैं उससे। तो कैसा रहा है सांसदी का आपका सफर? मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरी छवि जो भी है वो एक कार्यकर्ता की है जी। और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, तो संगठन को धन्यवाद देता हूँ कि कार्यकर्ता के रूप में ही उन्होंने मुझे पहचान भी दी है। जी। नेता बहुत सारे होंगे लेकिन कार्यकर्ता होना एक मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इसलिए जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने कोई टिकट मांगा नहीं था, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, तत्कालीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी, तो मैंने अन्य व्यक्तिता भी कहा। मैंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना बड़ा कठिन होगा मेरे लिए जी। तब हमारे नेताओं ने ये कहा था कि आलोक तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अच्छा। तो फिर मैं कहाँ लड़ा, भाजपा लड़ी और भाजपा ही जीती। जी। मैं तो एक माध्यम मात्र था और ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ने मुझको सिखाया। जी। आलोक जी, आप 2014 में चुनाव लड़े, 2014 से 2019 तक आप भोपाल के जो है सांसद रहे और इस समय पे लोग कहते हैं कि जो है आपके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहे। आप कोई वीआईपी कल्चर वाले सांसद नहीं थे, आप लोगों से रूबरू होने वाले, रोज मिलने वाले, उनके लिए द्वार हमेशा खुले रहने वाले आप सांसद थे। तो कैसा लगा जनता की सेवा करके? निश्चित ही कार्यकर्ता भाव यदि रहेगा तो फिर वीआईपी नहीं बनोगे। बिल्कुल सही बात है। और यदि आप वीआईपी बनोगे तो फिर कार्यकर्ता भाव समाप्त हो जाने वाला है। और ये ईश्वर की कृपा रही। संगठन के हमारे जो शीर्षस्थ नेता थे, जो हमारे राजनीतिक पूर्वज हैं जी, उन सब ने हमको ये सिखाया कि राजनीति मत करना, हमेशा कार्यकर्ताओं के निर्माण करने में लगे रहना। जी। तो चुनाव लड़ना या चुनाव नहीं लड़ना ये इस बात के लिए घातक होता ही नहीं है। लेकिन यदि विचारधारा को लेके हम चलते चलेंगे तो यही तो हमारा मंत्र, चरैवेति चरैवेति। तो निश्चित रूप से हम यदि उस मंत्र के साथ चल रहे हैं, विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सारी बातें यहाँ पर गौण हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। आलोक जी, 2019 में आप क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है आपने सांसदी अपनी चलाई, पर 2019 में पार्टी ने जो है वो आपका टिकट काटा और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को वो है टिकट मिला। आप जबकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे नेता थे, लोगों की पसंद थे और लोगों ने आपको 2014 में भी भारी मतों से जिताया था। 2019 में भी कहीं ना कहीं आपकी सीट थी, तो काफी यहाँ पर जो वोट बैंक भाजपा को मिला, प्रज्ञा ठाकुर को मिला, वो आपका भी था। तो कैसा लगा आपको उस वक्त पर जब आपका टिकट काट दिया गया? देखिए, कार्यकर्ता का टिकट कटता नहीं है जी। कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। आलोक संजर भी कार्यकर्ता था, साध्वी प्रज्ञा भी कार्यकर्ता है। बिल्कुल। तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ा, तो टिकट कटने का तो कोई सवाल नहीं था। और हमने कहा ना कि चुनाव तो कमल लड़ता है, क्योंकि कमल का बटन दबाते हैं, आलोक संजर के नाम का या किसी व्यक्ति के नाम का बटन नहीं होता है जी। तो कमल ही जीतता है जी। तो यही भाव हमारे अंदर है और वस्तुतः काम करने का अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम कितने लोगों को ला सकते थे, ये एक हमारे लिए कठिन टास्क था। लेकिन 5 साल निरंतर जनता के बीच में रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहा, आम जन के बीच में रहा, तो लोगों से का जो प्रेमा भाव था उसका मैं ऋणी हो गया जी। और मेरे को लगता है इस जीवन में तो मैं वो ऋण हो नहीं सकता जी। तो वो कर्जा में उतारने के लिए हमेशा काम करता रहूंगा पार्टी। तो आपको नहीं लगा, चलिए आपने मतलब जैसे आपका टिकट कटा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिला और सब कुछ ठीक था, आपने जो है उनका पूरा चुनाव भी देखा और आपने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगा कि अगर आपका टिकट काटा गया था तो आपको पार्टी को आपको कुछ ना कुछ ऐसा पद देना चाहिए था, कोई ना कोई ऐसी जो है इम्पोर्टेंस वाली पद देना चाहिए था जिससे आपका जो सम्मान है वो बना रहता? देखिए, आज आप मेरा इंटरव्यू लेने क्यों आए हो? जी बिल्कुल, आप एक कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने आए हो। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अच्छी छवि मुझको दी है। मैं कहता हूँ कि एक कार्यकर्ता कभी न पूर्व होता है न हमेशा कार्यकर्ता हमेशा वर्तमान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना इससे बड़ी और क्या योग्यता की बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वही कारण है कि लोग आज यदि याद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम से ही मुझे पहचानते हैं। तो जो भाजपा ने दिया है वो तो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है।
और इसलिए मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कार्यकर्ता बने रहे मेरा सौभाग्य। अच्छा, तो बीच बीच में जैसे कि हमने ये देखा कि कभी कभी आप के विद्रोही तेवर भी नजर आए, कभी एम्स के बाहर भी आप धरने पर बैठ गए और आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना किया कि जो है सुविधाएं अच्छी नहीं है, ये वो। तो क्या वो ये विद्रोही तेवर थे या आपका जनता के लिए प्यार था जुमड़ा? देखिए, बस यही कह लें, क्योंकि मैंने बहुत आग्रह करा एम्स में, जब मैं गया मैं डॉक्टर से निवेदन करा, पहले फोन पे बात करी, फिर व्यक्तिगत खुद मिलने गया। उसके बाद भी वो मरीज जिसको मैं नहीं जानता था, रीवा से आया था वो, उसके यूरिन में से ब्लड निकल रहा था निरंतर, जिसको देखकर मुझे लगा कि इसको एडमिट कराना जरूरी है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप एडमिशन रजिस्टर दिखाइए। तो वो जब उन्होंने दिखाने से इनकार किया तब मुझे समझ में आ गया कि बेड खाली पड़े हैं लेकिन ये एडमिट नहीं कर रहे हैं। तब मैंने जाकर कहा कि मैं जब तक इनको एडमिट नहीं करोगे मैं बैठूंगा यहाँ पे धरने। और वो उसके बैठने के पहले मैंने पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया था कि ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या मुझे बैठना चाहिए। तो मेरे पार्टी के नेताओं ने कहा कि यदि अन्याय हो रहा है तो चाहे कोई भी हो, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी, हमारे संगठन जो मतलब हमारे मंत्री महामंत्री थे, उनको भी मैंने आग्रह करा। तो दोनों ने कहा कि नहीं, यदि किसी का भला कर रहे हो और उसके लिए तुमको यदि आवाज उठानी पड़ेगी, जोर से बोलना पड़ेगा, तो बोलना चाहिए। जी, अच्छा चलिए, विधानसभा चुनाव भी अब सामने है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। क्या लगता है आपको अभी ये 5 साल में कैसा काम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का रहा है, और इससे पहले आपने भी काम किया था, तो पार्टी अब किस पर भरोसा जता सकती है? किसका कार्यकाल ज्यादा अच्छा रहा है? कमल का। जी, ये तो भी कार्यकाल अच्छा है, जो काम करने का जिसको अवसर ये तो आप सेफ साइड खेल रहे हैं। सेफ साइड नहीं खेल रहा, मेरे ब्लड में कमल है जी, और मैं इतना कमल करता हूँ कि मैं खुद ही कमल हो गया हूँ। तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, मैं सावन का अंधा हूँ, हरा हरा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के जीत के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। जी, अच्छा, एक जगह हमने ये बात सुनी थी कि नेता तो बहुत लोग बन जाते हैं, आलोक संजर जैसा बनना मुश्किल है। तो क्या यही वजह है कि जैसे हमने भी अभी आपसे जितने भी मिनट बात हुई, काफी दर्शकों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कमल 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 यही सुनने को मिला। आज के टाइम में जब हमने 2018 में भी देखा कि बगावत करके पूरी सरकार बदल दी गई, उस समय पर भी जैसे कि भाजपा में जो है आप जैसे नेता हैं, इसलिए जो है भाजपा दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जी, देखिए, हमारे जो राजनीतिक पूर्वज यदि उनका हम चिंतन करें जी, तो तब की राजनीति में, अब की राजनीति में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ, आज हम लोगों के पास संसाधन है, आज टेलीविजन भी है, जी, आज गाड़ी घोड़े भी हैं, पैसा भी है। हाँ, लेकिन तब हमारे जो राजनीतिक पूर्वज थे, जो एमपीएसआरटीसी की बस में जाकर भ्रमण करते थे, वो संगठन को खड़ा किया। जब उनका चिंतन करते हैं तो फिर हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। जी, वही हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, चाहे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने अपना बलिदान दिया। कुशाभाऊ ठाकरे जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, कैलाश जोशी जी, सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश नारायण सर, कितने नाम ले सकता हूँ। यदि इनका हम अध्ययन चिंतन करें तो आपको लगेगा कि राजनीति क्या होती है। ये वर्तमान समय में हम यदि पावर की राजनीति करेंगे या दिखावे की राजनीति करेंगे तो कर तो लोगे, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होंगे। लेकिन यदि परिणाम अपने भविष्य में आप चाहते हो कि आपको अंतिम समय भी आपको अपने आप पर ग्लानि ना हो, तो मुझे लगता है कि फिर निस्वार्थ भाव से काम करने की आवश्यकता है। मतलब आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने ये सब बातें करी, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब बगावत करते हैं तो कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम दिखते हैं। तो कांग्रेस ने बगावत की थी, कांग्रेस का सिंधिया गुट था, उसने बगावत की, आपकी सरकार बनाई 2018 में जब आपकी सरकार गिरी, तो क्या इसके दूरगामी परिणाम जो हैं सिंधिया गुट को देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैं इसको फिर एक छोटे से मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि विचारधारा से जुड़े, जी, तो विचारधारा से यदि सिंधिया जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है जी। और जब विचारधारा से जो जुड़ा रहेगा तो फिर अलग होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि विचारधारा एक इतना विशाल समुद्र है कि उसमें पानी जब नदियों का गिर जाता है तो वो समुद्र ही हो जाता है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक विशाल समुद्र है, जो उसमें आ जाता है, उस विचारधारा के नजदीक आ जाता है, उसको समझता है, तो फिर वो समुद्र हो जाता है। अब भाजपा हो गए, वो भी कमल हो गए। तो मुझे लगता है कि इसको आप बगावत ना बोलो, इसको ये बोलो कि वो विचारधारा और एक ही विचारधारा, दोनों में जब लोगों ने इसका चिंतन किया, अध्ययन किया, जब उनको लगा कि यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान है तो उन्होंने यहाँ ना शिष्कर समझा। तो मुझे लगता है कि इस पर यहाँ प्रश्न खत्म होता है। वस्तुतः भविष्य में क्या होगा, मैंने फिर कह रहा हूँ, भविष्य में क्या होगा वो यही होगा कि जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो राम को काल्पनिक नहीं बोलेगा, वो हिंदुस्तान में राज करेगा। अब राम क्या है, राम जो है, राष्ट्र को ही तो हम परमात्मा मानते हैं, राम ही कृष्ण है, और यदि यूं कहें तो कृष्ण ही राम है, बिल्कुल, तो कहीं अलग अलग तो है नहीं। और ऐसे राम को यदि हम संधि करेंगे तो राज से राष्ट्र है और माँ से मंगल है, तो राष्ट्र का मंगल करने वाले तो राम ही है। तो जो राम को काल्पनिक कहेंगे तो वो कैसे कहेंगे कि हम राष्ट्र का मंगल करेंगे। लोगों का कहना है कि, जैसे कि आपसे मैं बात कर रही हूँ, लोगों का कहना है भाजपा
धर्म की और राम की, इन सब बातों पर आ जाती है, मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। आपको क्या लगता है कि धर्म की, राम की बात हर बात में आना क्या जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस जिस प्रदेश में सरकार है या देश में सरकार है जी, हम राम का नाम तो लेते ही जी, गर्व से कहते हैं कि हम राम का नाम लेते हैं और लेते ही रहेंगे। जी, लेकिन तब की सरकारों में और अब की सरकारों में अंतर, कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलते रहे या विचारधारा के विरोधी लोग कुछ भी बोलते रहे। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू कहाँ पर है? जी, भारत में है। बिल्कुल। लोगों ने चला इतना बड़ा स्टेचू बनाया, इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दी, आज उसे कई गुना पैसा तो वापस आ गया, पर्यटन स्थल बन गया। आज सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? आज चिनाब नदी के ऊपर बनाया। 5 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक खड़ा कर दीजिए, इतनी ऊंचाई पर है। आतंकवाद पर भी अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं वहां से। सबसे बड़ा खेल का मैदान, आज कल मैंने पढ़ा कितना बड़ा क्रूज, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज। तो हम विकास कार्यों की तरफ काम कर रहे हैं, लोगों के हितार्थ काम कर रहे हैं। आज सड़कें आप देख लो, पहले की सड़कों को देख लो, अब की देख लो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही तो रिवर इंटरलिंकिंग प्लानिंग करी उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं सोचा? आज यदि हम अर्थव्यवस्था के बारे में अर्थव्यवस्था के बारे में यदि हम बात करें तो 200 वर्ष हम पर ब्रिटेन ने शासन किया। आज देखिए, अर्थव्यवस्था के मामले में हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिया। जापान जर्मनी हमसे लुढ़कने वाले, हम तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। 2030 में हो सकता है हम चाइना को भी हरा दें अर्थव्यवस्था के मामले में। तो वस्तुतः जहाँ काम करेंगे और जहाँ ईमानदारी से राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो फिर वो चिंता नहीं करता वो व्यक्ति, वो कहता है मेरे को तो काम करना है, मेरे को अपना कर्म करना है, और कर्म प्रधान विश्व की शाखा। जैसे कि कांग्रेस से की आपने बात करी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है इंडिया का। तो क्या लगता है, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जो 24 में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इसके रिजल्ट पर कुछ असर होने वाला है? देखिए, यदि देश दो लोगों को सामने रखेगा जी, नरेंद्र मोदी जी को सामने रखेगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी को साथ में रखेगा, तो एक राहुल गांधी राजनीतिज्ञ तो हो सकते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी लीडर हैं जी। और इसकी परिभाषा को देश को भी समझने की आवश्यकता है कि पॉलिटिशियन हमेशा फॉलोअर्स खड़े करता है जी, और लीडर हमेशा लीडर खड़ा करता है। आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके पहले कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, लेकिन आज हिंदुस्तान की स्थिति कहाँ है? क्योंकि लीडर की स्थिति है में आज देश खड़ा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वयं में एक लीडर है। नए लोगों को प्रकटीकरण करना, उनको लीड करना, किसमें कितना कैपेबल है काम करने में, उसको काम करने देना, तो ये नरेंद्र मोदी जी की वो है। लेकिन यदि पॉलिटिशियन खड़े करना तो हजारों भीड़ इकट्ठा कर लेते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में मैं कहूँ तो एक राजनीतिक संत है। एक राजनीतिक की भीड़ इकट्ठा कर लेगा लेकिन भीड़ उसकी सुनती नहीं है, लेकिन यदि एक संत कुछ लोगों को इकट्ठा करता है तो सारे लोग उसको सुनते हैं और एक परिवर्तन का संकल्प भी लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, मन की बात जो कहते हैं, देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मन की बात एक बहुत छोटी सी बात नहीं है। मन की बात यदि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो उसमें खर्चा कितना हुआ? 7.21 करोड़ रुपए, और लेकिन दूरदर्शन उसको अपने आकाशवाणी को लाभ कितना हुआ? 33.76। तो ये देखिए ना, एक छोटी सी बात कहकर भी वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करना, ये नरेंद्र मोदी जी को आता है। तो देश का कैसे हम भला कर सकते हैं उसकी वो चिंता कर रहे हैं। चलिए ये बताएं कि ये जो चुनाव है इसमें विधानसभा की ही ले लें तो करीबन कितने सीटों पर भाजपा जीतने वाली है? हम तो पूरा, मैंने कहा ना, हमको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है और कुछ नहीं दिखता जी। हम तो लगभग 230 सीटों पर ही चुनाव जीतेंगे जी। और देखिए, पहले कांग्रेस का कहना है कि इस बार तो 50 सीट पर ही समेट देंगे भाजपा को, लेकिन बार्गिंग डॉग सेड देम बाइट्स। गरजते हुए बादल बरसते नहीं। हम काम करने वाले लोग, हम नीचे तक काम कर रहे हैं जी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर भी काम कर रही जो पिछले चुनाव में हम हार गए। वहां से आज से ही, मतलब पिछले 2 महीने से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहा है, नीचे उतर कर काम कर रहा है, हमारे लीडर्स नीचे उतर कर काम कर रहे हैं। तो जहां हम काम करेंगे, हमें कर्म पर विश्वास है, तो परिणाम सार्थक आएंगे। बिल्कुल। भोपाल की जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? बस आप लोग तय करो कि देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हो। देश पहले कितना पिछड़ चुका था, अब देश यदि आगे बढ़ रहा है तो कोई किंतु और परंतु या फुल स्टॉप और कॉमा नहीं लगना चाहिए। अब देश निरंतर आगे बढ़ता चले, उसमें मतदाता का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। सारी बातें छोड़कर, जातिवाद छोड़कर, क्षेत्रवाद छोड़कर, परिवारवाद छोड़कर, नक्सलवाद, आतंकवाद, सारे बात छोड़कर हमको सिर्फ राष्ट्रवाद पर लेकर चलना है। तो राष्ट्रवाद पर जो चलेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत सार्थक आएंगे। बिल्कुल। चलिए, तो आज हमारे साथ भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करी और बहुत ही रोचक बातों पर इनसे जो है वार्ता करी। आपको ये सेक्शन कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। अगर कोई और सवाल आपके मन में आ रहे हैं आलोक संजर जी से पूछने के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम वापस से इनका समय लेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी इनसे लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आमने सामने में फिर किसी शख्सियत को आपसे रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।